आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मुनक्कद की गई। GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ अवामी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का यह कहना था कि तालिबान रजीम को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि उनके पास फितनाउल खारिज या पाकिस्तान दोनों में से एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ताहम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक ज़रूरी कदम है। ये सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इफरादियत बरकरार रखेगी। दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में तलखी बदस्तूर जारी नहीं बल्कि बढ़ रही है। कौमी सलामती के लिए खतरा, ज़हनी मरीज, खुद पसंद, ऐवान की सबसे बड़ी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स का भारत और अफगानिस्तान से चलाए जाने के इल्जामात। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 सालों में इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ी और ठोस मुकम्मल चार्जशीट। साथ ही हुकूमत की नई हिकमत अमली, खुद को इमरान खान से दूर कीजिए, बातचीत के लिए तैयार है। गोया माइनस इमरान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी बका की वाहिद शर्त रख दी गई है। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ वाले कहें कि वो इमरान खान के बयानी के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कह दिया जाएगा। सोहेल अफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। इमरान खान की बहनें आईं तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिजुल इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ये लोग मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा रहे हैं। जबकि सेनेटर फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ में भी अल्ताफ हुसैन की तरह -1 फॉर्मूला होगा। अगर ये -1 पर नहीं आते तो फिर पूरी पार्टी माइनस हो जाएगी। अब से कुछ देर पहले एक और चार्जशीट इमरान खान के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से दी गई है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुज़ाकरात सियासतदानों से होते हैं, दहशतगर्दों से नहीं। इमरान खान भारतीय साजिश को कामयाब कर रहे हैं। जहनी मरीज के साथ जहनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकता है। पीपल्स पार्टी भी कमोबेश मुल्क के मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बनते इसी बयानिए की हमायत कर रही है। जिस वक्त मुल्क दुश्मन अनासर के साथ नेक्सस मिलाकर उनके साथ आप इकट्ठे होकर मुल्क के दिफा के खिलाफ दुश्मनी करेंगे तो वो आज़ादी राय नहीं है, वो मुल्क दुश्मनी है। और उसकी आइन के अंदर बहुत वाज़िया सजा लिखी हुई है। अफगान ट्रोल्स, इंडियन मीडिया जो इसराइली अनासर पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो उनके बयानात हैं वही बयानात इमरान खान साहब के हैं। ना आप उससे अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, ना आप उसको ओन करते हैं। ये वो फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो भारत और इसराइल से ली हुई है। और फिर कहते हो मैं मुल्क दुश्मन और कौमी सलामती थ्रेट नहीं हूँ। और क्या होता है कौमी सलामती थ्रेट? मुज़ाकरात करें। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये अब तफरीक हो चुकी है, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है कि क्या मुल्क दुश्मनी है, क्या कौमी सलामती को थ्रेट है और क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या सियासी हक होता है। इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। ये इशारों का वक्त नहीं है। बात बहुत वाज़ेह है। गलीज़ ज़बान, गंदी ज़बान किसी अदारे के लिए किसी की ज़बान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निकला जाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समझती है जो भारत जो है वो आपके मुल्क के हमेशा खिलाफ रहा है और वो PTI को मादी में फंड्स भी करता रहा है। तो उस उधर जाके आप इंटरव्यूज दे रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ। इस तरीके से घिनौनी साजिशें करेगा, इस तरीके के गैर मुल्की मीडिया के जरिए या गैर मुल्की अपने हैंडलर्स के जरिए या लॉबीज के जरिए साजिश करेगा तो उसकी मजम्मत करेंगे। अहम नुकता यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत 2.5 साल से अडियाला जेल में कैद अपने कायद के सियासी रहनुमाई पर इन्हिसार जारी रखेगी या साथ सड़कों का रुख भी करेगी, असेंबलियों से इस्तीफे भी देगी या फिर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के अब तक के सख्त तरीन रद्द अमल के बाद खुद को इमरान खान से अलहदा कर लेगी। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के पेशावर के जलसे में अहम तरीन करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में इस मंतक को यकसर मुस्तरद किया गया कि सियासी इख्तलाफ रखने वालों को कौमी सलामती का खतरा करार दिया जाए। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना है कि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलोचिस्तान में भी है, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी है। उनका कहना था कि आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया और आइन की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जबकि गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि सूबाई हुकूमत अगर रियासत को सपोर्ट करती है तो ठीक है, वगरना मजबूरन
गवर्नर राज लगेगा। इमरान खान की रहाई के लिए जो है डी चौक या धरना या सुबह बंद करना ये उसका जो है वो हल नहीं है। उनका हल जो है वो अपनी जो करतूत है उनकी सजा भुगतेंगे और इस दफ़ा इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा। इस दफ़ा फिर उनके साथ जो है वो आंधियां निपटा जाएगा। ये मार्च और ये सुबह बंद करना या वफाक को बंद करना, ये ड्रामे, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, अगर बोलेंगे जी ऑपरेशन भी ना हो, फ़ौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो वो फिर गवर्नर राज ही होता है, फिर गवर्नर राज मजबूरी तौर पर लगाया जाता है। मुकम्मल तौर पर बदली हुई सियासी हैयत में सबसे अहम नुकता यह है कि कौमी सलामती के लिए ख़तरा और तहरीक इंसाफ के लिए खींची गई नई सुर्ख लकीर। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज और तहरीक इंसाफ के लिए क्या मायने रखती हैं? ताहम चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अब भी समझते हैं कि एक दूसरे को तस्लीम करने और एतमाद का फुकदान ख़त्म करके ही इख्तलाफात कम किए जा सकते हैं। उनका ये मानना है कि मैं तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों से अपील करता हूँ कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें, जमहूरियत के बारे में सोचें और अच्छा सोचें। इमरान खान एक बड़ी जमात के लीडर हैं, पाकिस्तान के 70% अवाम उनके साथ हैं। इमरान खान कभी माइनस नहीं हो सकते। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैरिस्टर गोहर को ही चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है। उनकी दरख्वास्त पर जवाब जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में बैरिस्टर गोहर को तहरीक इंसाफ चेयरमैन तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के लिखे खत के मुताबिक बैरिस्टर गोहर के पास पार्टी चेयरमैन की हैसियत से कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने खत में वाज़ेह किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर स्टे ऑर्डर के बायस फैसला नहीं हो सकता। सेनेटर्स तहरीक इंसाफ में शमूलियत का मामला भी इसी फैसले से जुड़ा हुआ है। बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत मौसूल होने की तस्दीक करते हुए मामला अदालत ले जाने का ऐलान कर दिया है और उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई सर्टिफिकेट जारी किए बगैर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कैसे लगाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अगर उन्होंने कोई ऐसे सोच रहा तो होगा, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्मली सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हम एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है और हम पार्लियामेंट्री पार्टी है। हम ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर दस्तखत नहीं कर सकती, नॉमिनेट नहीं कर सकती, तो फिर इसका करना क्या। फिलहाल तो उन्होंने किस चीज़ की पाबंदी लगाई? पॉलिटिकली आप पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। जबकि आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर ने पार्लियामेंट की राहदारी में सीनियर वजीर तारिक फजल चौधरी से भी हुकूमती रवैये का गिला किया है। आप किधर जा रहे हैं? यहाँ मीटिंग कर रहे थे हम। कई हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हमसे दरवाजे भी बंद कर रहे हैं। फोरम वहाँ पर कर रहे हैं, इकट्ठे होकर रवैयों को सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर बंद हो जाएगा, पर अपने भी रवैये थोड़े ठीक करें। तो आप तमाम सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकार तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जैसे इंतहाई इकदाम को खारिजुल इम्कान नहीं समझते। खबर देते चले आपको कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है। इमरान खान को डियाला जेल से किसी और मकाम पर मुंतकिल किए जाने पर भी गौर किया जा रहा है और जो उनके बयानिए की तरवीज करते हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं। हुकूमती वज़रा के बयानात से साफ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान को अब कोई सियासी गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। जमात को इमरान खान से अलहदा करने का मुतालबा हुकूमती सफ़ों में जोर पकड़ चुका है। क्या इस सूरत हाल में इमरान खान कोई लचक दिखाएंगे या रियासत से ये उम्मीद की जा सकती है कि गुंजाइश पैदा की जा सके? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी और मुनीब फारूक मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शामी साहब आपसे आगाज़ करूंगी। फरमाई दीजिएगा, एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सियासी कॉलीग्स भी एक सियासी जमात की बंदिश की बात खुलेआम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत का खात्मा या फिर इमरान खान की सियासत का खात्मा, -1 या फिर -ऑल, ये बात हो रही है। माजी में किसी सियासी जमात की सियासत तो ख़त्म नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अल्ताफ़ हुसैन की हद तक -1 हमने ज़रूर होते देखा है। किस हद तक अमल दरामद होते देख रहे हैं? देखिए, जो हुकूमती वज़रा दावा कर रहे हैं, ये जब कोई इक़दाम करेंगे तो फिर देखेंगे। इससे पहले भी बहुत सी बातें इस तरह की होती रही हैं और हो चुकी हैं, लेकिन सियासत जो है वो वज़ीरों के अहकामात के ताबे नहीं होती, ना ही कानून के ताबे होती है। सियासत का रास्ता अपना होता है और सियासी अमल एक अपने तरीके से चलता है। तो सियासत दानों को और सियासी जमातों को उनकी कारकर्दगी ख़त्म करती है और आवाम का वोट ख़त्म करता है। तो देखते हैं कि अब अगर
ये कोई कानूनी इकदाम करना चाहते हैं तो जब करेंगे तो फिर उसका जायज़ा ले लेंगे। और मगर सर, माइनस इमरान खान या माइनस एक शख्सियत के हद तक आप क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ बताया ये जा रहा है कि अभी मजीद सख्तियां होनी है जो बाहर हैं, चाहे पाबंदियां हों, डिस्क्वालिफिकेशंस हों या हटाना हो, गिरफ्तारियां हों, दिस इज ऑल वेरी मच ऑन द कार्ड्स। देखिए, बहुत कुछ कहा जा रहा है और पाकिस्तान की पूरी तारीख हमारे सामने है। पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहा है, हमारी तारीख बड़ी उलझी हुई है और हमने बहुत से ऐसे इक़दाम किए हैं माजी में जिनके वो नताइज नहीं निकले जो इक़दाम करने वाले सोच रहे थे। और अब भी चाहिए कि जो मुकाबला है वो सियासत के मैदान में करना चाहिए और फिर पीटीआई पर भी लाजिम है कि वो भी अपनी हदूद व क़यूद का ख्याल रखे और अपने आप को ऐसे मामलात में ना उलझाए कि जहाँ से फिर निकलना आसान ना हो। तो फरीक़ैन अगर होश के नाखुन लेंगे तो फिर मामलात को संभाल लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई इंतहाई इक़दाम जो हैं दोनों करने पर तुल गए हैं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। और मुनीब, दुआओं से हट के हदूद क़यूद की बात की शामी साहब ने, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ क्या खबर है सर? गिरफ्तारियां, पाबंदियां, डिस्क्वालिफिकेशंस, इज दिस ऑल वेरी मच ऑन द कार्ड्स? देखिए, पहले तो जो उस्ताद मोहतरम जनाब शामी साहब की सोच है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ और जो उनका नुक्ता नज़र है वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सियासत किसी की ख्वाहिश के या इवन कानून के ताबे नहीं होती। सियासत अपना रास्ता खुद बनाती है और ना ही अदालती फैसलों से, ना ही कुछ चंद और मामलात होने की वजह से किसी की सियासत खत्म की जा सकती है। ये तो मैं समझता हूँ एक बुनियादी उसूल है, तारीख हमें यही बताती है। लेकिन देखिए, इस वक्त जो हालात है वो ये है कि इम्प्रेशन तो हमारे सामने अब एक मौजूद है, इम्प्रेशन भी नहीं, बड़ा क्लियर कट मौकफ के पाकिस्तान की जो फौज के जो तर्जुमान है जनरल अहमद शरीफ साहब, उनकी जानिब से इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया जा चुका है। अब ये उनकी जाती इख्तरा तो नहीं है, ये तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से अब इमरान खान साहब एक डिक्लेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है। इस हवाले से मैं हमेशा अर्ज करता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इमरान खान साहब को बदकिस्मती से एक इंतशारी लीडर और पीटीआई को एक इंतशारी जमात के तौर पर डिक्लेयर कर चुके हैं, ग्रेड कर चुके हैं। उसकी मैनिफेस्टेशन हमारे सामने अब आई है, उसका बाकायदा ऐलान हमारे सामने आया है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई। देखिए, अब होगा ये कि जो लोग जरा उसका रिएक्शन दे रहे हैं उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। उनमें से बहुत से लोग मुख्तलिफ कवानीन की जद में आ सकते हैं। दूसरा ये कि जहां तक बात दो है, एक ये कि गवर्नर्स रूल वाली बात या पार्टी पर पाबंदी वाली बात, मुझे लगता है कि ये शायद अभी फौरी तौर पर तो नहीं होगा, लेकिन 28वीं तरमीम के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिसके तहत इसके लिए भी शायद कुछ नुक्ते ऐसे हैं जिनको शायद मैं दुरुस्त जोड़ पा रहा हूँ कि शायद कुछ तरामीम हो जिनका ताल्लुक इमरजेंसी प्रोविजन से भी हो, जिनका ताल्लुक इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ तरमीम से भी हो। यानी जो आर्टिकल 234 है, जो इमरजेंसी प्रोविजन आप इन्वोक करते हैं सूबे के अंदर गवर्नर्स रूल लगाने के लिए, उसकी दो कंडीशंस हैं। एक आइन के मुताबिक पहले ये कि या तो वहां की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे या आप दोनों हाउसेस, जॉइंट हाउसेस के सामने रखते हैं, फिर उसे दो एंडोर्समेंट मिलती है, 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, एट मैक्स आप 6 महीने तक ले जा सकते हैं, जो अभी तक आइन में दर्ज है। लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि शायद ये तब्दील हो जाएगा। शायद इस मामले को पार्लियामेंट से निकाल कर, हो सकता है ये सिर्फ किसी की सोच हो और ये पूरा ना हो पाए, लेकिन अगर मैं दुरुस्त समझ पाया हूँ और अगर ये पूरा हो पाएगा तो ये मामला पार्लियामेंट से सिरे से निकल कर आईनी अदालत में चला जाएगा। सदर अपनी एस्टिमेशन में अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद प्रोक्लेमेशन अनाउंस करेंगे और उसको जो शायद वेट करने का अमल है या एंडोर्समेंट का अमल है के पास होगा, वो आईनी अदालत के पास होगा। और शायद इलेक्शन एक्ट के अंदर भी वो तो शायद पर्टिकुलरली बाय वर्च्यू ऑफ द अमेंडमेंट जो हो चुकी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, इवन जब ये किसी पार्टी पर पाबंदी वाला मामला होगा, ये भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाता है जो वजारत दाखिला इनिशिएट करती है, वो भी शायद
तब्दील होकर अब आईनी अदालत की तरफ ही जाया करेगा। सो ये शामी साहब, ये तो एक लीगैलिटी जो है उसको देखा जाएगा 28वीं तरमीम में मुमकिना तौर पर, जिस तरह मुनीब बता रहे हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहीं भी हो, किसी मुल्क को भी दरपेश हो, उसको तो न्यूट्रलाइज किया जाता है ना। इसकी न्यूट्रलाइजेशन के अमल को आप किस तरह देख रहे हैं? या तो बिजनेस एज यूजुअल होगी तहरीक इंसाफ के ओहदेदार और कारकुनान के लिए, या तो दुआओं पे ही इन्हिसार किया जाएगा जिस तरह आप भी दुआ मांग रहे थे, या तो फिर इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज होंगी ये चीजें। मरीम नवाज ने एक बड़ा हिस्टोरिकली एक बड़ी बात की थी कि जब मजामत होगी तो मुफाहमत होगी। तहरीक इंसाफ की मजामत से आपको लग रहा है कि मुफाहमत की कोई रास्ता अब निकल पाएगा भी या नहीं? क्योंकि मजामत के लिए अब तो स्पेस लग रहा है ना होने के बराबर है, बर्दाश्त भी ना होने के बराबर है। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो तो मज़ाहमत 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 बस इस गर्दाब में फंस गई है। तो मुफाहमत का लफ्ज़ उसने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया था। अगर वो डिक्शनरी में बाकी रखती तो फिर मज़ाहमत और मुफाहमत साथ साथ चलती रहती। मगर तहरीक इंसाफ ने अपने लिए ख़ुद मुश्किलात पैदा की हैं। और देखिए, हमने और फिर उसके साथ ये भी देखें कि हमने मोटे मोटे अल्फाज अपने इतनी कसरत से इस्तेमाल किए हैं कि वो अपने मानी खो बैठे हैं। अब ये जो सिक्योरिटी रिस्क है, देखिए सिक्योरिटी रिस्क दुरुस्त है, सिक्योरिटी रिस्क जो है वो मुस्तकिल नहीं होता। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स या एक जमात अगर आज सिक्योरिटी रिस्क है तो वो हमेशा सिक्योरिटी रिस्क रहेगी। कल हालात बदल भी सकते हैं, उसका रवैया बदल भी सकता है, उससे शिकायत तब्दील भी हो सकती हैं। तो आप देखिए कि ये कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। तो बात यह है कि कैसे किया जाएगा सिक्योरिटी रिस्क? एक आदमी जिसको सिक्योरिटी रिस्क कहा जा रहा है, पहले तो उसको भी कोशिश करनी होगी और उसको भी इरादा बांधना होगा कि उसे इस झंझट से जान छुड़ानी है। उसका अपना इरादा भी तो काउंट करेगा ना। अगर वो इसी जाल में फंसता चला जाए और उसी तरह के इक़दाम करता चला जाए तो फिर हम जो भी कोशिश करें और उसके लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी। लेकिन अगर वो कोशिश करे तो माजी में आप देखें, बेनज़ीर भुट्टो जो हैं और नवाज शरीफ दोनों इस दायरे से निकले हैं और निकल के दिखाया है उन्होंने। तो दूसरे इमरान खान साहब भी निकल सकते हैं। और हमारी सियासत में अब देखिए, आसिफ अली जरदारी 12-13 साल कैद रहे, नवाज शरीफ साहब ने जलावतनी काटी एक लंबी, उसके बाद फिर वो मैदान में आ गए। तो अगर यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सियासत में आप जो आज बोएं वो कल ही काट लेंगे। को थोड़ा सब्र करने की भी ज़रूरत होती है, तहम्मुल से काम भी लेना पड़ता है और फिर उसके बाद नताइज जो हैं वो बरामद हो जाते हैं और सूरत हाल तब्दील भी हो जाती है, जैसे कई बार हो चुकी है। सर, मगर ये सब्र की को दिखाना या इसको अमली तौर के ऊपर इसका मुजाहिरा करना सिर्फ इमरान खान साहब को ही अब ये करना होगा, बट जो बाहर बैठे हैं, हुकूमत तो ये दो टोक शर्त आयद कर चुकी है कि पीटीआई बानी के बयानिए से खुद को अलग करे, फिर बात होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये किस कदर काबिल अमल है आपके लिए? हमने माजी में देखा है, मौलाना कौसर न्याजी हों या जतोई साहब हों, बड़े बड़े लोग अलग भी हुए, बट ये होता आज के दौर में, आज आप होते देख रहे हैं कि बड़े बड़े ओहदेदार अब पीटीआई से अलहदा हों। तो पीटीआई से तो कितने बड़े बड़े ओहदेदार अलग हो चुके हैं, इतनी जमातें उसमें से बन चुकी हैं। मगर सर आईपीपी भी बनते हमने देखी, मगर वो भी अपने मुंह आप गिरी। अगर हुकूमती ख्वाहिशात पर मामला चलने होते तो फिर आज जो परवेज़ मुशर्रफ की जो ख्वाहिश थी वो तो फिर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो तो गायब हो चुके होते तारीख़ में से। तो हुकूमतों की जो ख्वाहिशात होती हैं और सियासी हुकूमतों की ख्वाहिशात, उनको ऐसी ख्वाहिशात नहीं पालनी चाहिए। सियासी हुकूमतों की ख्वाहिशात को भी सियासी होना चाहिए। अगर वो गैर सियासी ख्वाहिशात पालेंगी तो उनकी अपनी सियासत उनके अपने हाथ से निकल जाएगी। ये बात उनको पेश नज़र रखनी चाहिए। तो ये सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका इतना तवील तजर्बा रहा है शामी साहब, एक आज शानदार तकरीब हुई फील्ड मार्शल के ऑनर के अंदर, मगर एक मल्टी डोमेन वॉर तो हम लोग डोमेस्टिक सियासत में भी लड़ रहे हैं ना सर। इसका इदराक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज क्यों नहीं है? इसका इदराक आज आसिफ अली जरदारी को क्यों नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कोशिश करें
अगर कोई खान साहब की तरफ से भी कोई इशारा होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। उन्होंने भी तो अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और उनके भी उन्होंने जो तोपे हैं उनके रुख जो हैं उनकी तरफ यानी मोड़ रखे हैं। तो अगर वो उनमें तब्दीली आती तो इनमें भी तब्दीली आ सकती थी। और लेकिन अगर वो इसी तरीके से बकटुक रहेंगे तो जाहिर है फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो जहाँ तक आप आसिम मुनीर साहब ने नया मनसब संभाल लिया है, बड़ी खुशी की बात है। और जिस तरह वो आप देखिए उन्होंने अपना फ़र्ज़ तो अदा किया है ना, दिफा का हक़ अदा किया है। जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया है और 4 दिन की जंग में इंडिया को जो शिकस्त फाश दी है, तो उसका तो मेरा ख्याल है कि हम सब्र अब भी खा रहे हैं और बरसों खाएंगे। तो यानी जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हमें भी चाहिए कि उनको काम करने दें और अपना काम जो है सियासतदानों का वो अपने तौर पर करें और सियासी तरीके से करें और माजी से सबक हासिल करके करें और देखें कि उनको किस क़यामत का सामना रहा है कि जब दूसरों के लिए वो अब क़यामतें बर्पा करने का इरादा कर रहे हैं। तो मुनीब, अगर क्या ये जो शामी साहब भी जो बात कर रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ये अब इब्तदा और ये जो इनिशिएटिव है ये कैदी नंबर 804 को लचक दिखा के अपने लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी, बट द क्वेश्चन इज इट टू लेट फॉर दैट? चाहे इमरान खान अभी अप्रोच तब्दील करे भी, इसकी गुंजाइश है भी, गो कि वो अलग डिबेट है कि शायद खान के लिए ये एक सियासत की मौत के मुतरादिफ हो, मगर कतई नजर उससे गुंजाइश है भी राइट नाउ सर? क्योंकि हमने देखा कि अगर ये चले भी गए तो अपोजिशन तो खत्म हो गई ना सिस्टम में। माजी में भी मुतअद्दिद बार अपोजिशन से भी काम लिया गया है, अब वो ऑप्शन भी फिर खत्म है। देखिए, कोई चीज हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। वक्त की बेहतरीन बात यह है कि वो हमेशा एक सा नहीं रहता। हम सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकते कि जो हालात आज हैं वो हमेशा रहेंगे, लेकिन देखिए हमें ये भी देखना है कि हम यहाँ पहुंचे कैसे हैं। इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकलने के बाद बेहद मकबूल हुए, लेकिन उन्होंने एक नया शौक पाल लिया फौज से लड़ाई करने का। मैं उस वक्त भी बहसियत सहाफ़ी ये कई जगह सवाल करता था कि खान साहब को इस कोलिजन कोर्स पे, इस टकराव के रास्ते पे कौन ले जा रहा है? वो खुद जा रहे हैं या उनको कोई धकेल रहा है? अब उसका नतीजा ये हुआ कि फिर उन्हें शौक चढ़ गया कि मैंने फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब हैं इनको आर्मी चीफ नहीं बनने देना। देखिए, ये इसकी बुनियाद वहां डली है। फिर जो कुछ पै दर पै होता रहा है और फिर जो इमरान खान साहब के हिस्से में बहुत सी चीजें आती रही हैं, उन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्रैक्टिकली आप देखें, सिवाय गैर मशरूत मुफाहमत के और कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा। अनकंडीशनल अपीजमेंट या अग्रीमेंट अग्रीमेंट है। आप अपने सोशल मीडिया का मुंह बंद करें, डिसोसिएट करें ये यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से जो सिर्फ डॉलर कमाने के लिए इमरान खान साहब को वैसियत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जहर उनके ट्विटर अकाउंट से इमरान खान साहब की या उनकी पार्टी के अकाउंट से जारी हो रहा है, वो उनकी जमात के लिए और उनकी सियासत के लिए इस वक्त जहर कातिल है। कल का तो अल्लाह को पता है ना जी कि कल क्या होना है, लेकिन आज तो वो जहर कातिल है। जिस उम्मीद में बैठी हुई थी तहरीक इंसाफ के जी, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तो जी पहले ये सोचते रहे, फिर प्रोपेगेंडा भी हुआ इसके ऊपर कि जी देखिए वो तो 2025 में जी उनकी स्टेंट पूरी हो जाएगी। वो पिछले साल कानून तरमीम हो गई, वो 5 साल टर्म हो गई। मगर मुनीब आप देखिए ना, अगली टर्म और अगला इलेक्शन 2029 के अंदर है, अगली टर्म 2030 के अंदर डिस्कस होगी। वो एक नई हुकूमत होगी, एक नया वजीर आजम होगा, उसके अंदर एज ऑफ राइट नाउ तो पीटीआई के कहीं भी आने के चांसेस नहीं दिख रहे। सो यही बात हो रही है कि जिस लचक की आप बात करें वो तो दिखाई नहीं देगी। जिस तरह माफी की बात कर रहे हैं, जिस अनकंडीशनल अपीजमेंट की, वो तो खान साहब की अभी पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। सो इज ऑल ऑफ द सेम फॉर नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 years। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को कि ये हो जाएगा और तब्दीली आ जाएगी, वो खत्म हो गया। फौज में तो सर्टेनिटी आ गई है, पहले भी थी, पहले सियासत में भी सर्टेनिटी है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, पीटीआई के लिए तो वॉल पे। देखिए जी, मैं गुजारिश में अगर मैं पूरा जवाब अपना कर सकूं कि तहरीक इंसाफ के लिए भी ये बात क्लियर है कि उनके लिए कोई सिल्वर लाइनिंग कहीं नहीं है, उनके लिए रास्ता बंद है और रास्ता वाहिद गैर मशरूत माफी या गैर मशरूत मुफाहमत है। अगर वो ऑफर करें ताकि ये जवाब खत्म हो और कुछ सिस्टम में कोई कंसेशंस पैदा होना शुरू हो, चाहे उनके लिए या कम से कम उनकी अहलिया से उसका आगाज हो, जो कि पैदा होनी चाहिए। ये इस तनाव या खिंचाव के अंदर तो नहीं मामला चल सकता। समझ गई सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ बसूरते दीगर शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा और आसिफ अली जरदारी और बिलावल ही हैं, दे विल बी
the other option, the relevant option, 5 years, 10 years? देखिए, फिलहाल तो जो इरादे हैं वो तो ये है कि 2029 से भी आगे इसी निजाम को चलाया जाए और यही चेहरे आपको नजर आए। लेकिन ये प्लानिंग्स हमारे मुल्क में पहले भी होती रही हैं। वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये तो अल्लाह को पता है ना जी, एंड में क्या होना है। लेकिन फिलहाल तो इरादे ये है कि इस मामले को बहुत आगे तक चलाया जाए और कम से कम ये जो काम है इसको 2029 से भी आगे ले जाया जाए। और मंगल है कल, कल कोई मुलाकातें भी नहीं कराई जाएंगी इमरान खान साहब से? अभी तक तो यही खबर है। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हो जाए मुलाकातें तो बहुत अच्छी बात है। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने तो बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई मुलाकात फौरी तौर पर हो सकती। तो शामी साहब, जिस बसूरते दीगर वाली ऑप्शन पे मैं बात कर रही थी, जिस तरह मुनीब ने बताया कि फिर यही लौट है अगले 5-10 इयर्स फॉर द जो भी एक नजर आता दिख रहा है, इस स्टेबिलिटी के अंदर ही इनकी अपनी जो बका है वो गारंटीड है, या आपको लगता है कि जो हुकूमत की हालिया पोस्चरिंग है उनको इन्हिसार नहीं करना चाहिए इतना? Too much changes too soon in Pakistani politics. देखिए, अब 5 साल और 10 साल में क्या होगा, कौन कहाँ होगा, कौन क्या करेगा, कौन कितना पीछे हटेगा, कौन कितना आगे जाएगा, ये ढांचा बनाना तो बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के माजी पे अगर आप नज़र रखें तो इस तरह का ढांचा तो बनाया ही नहीं जा सकता। जो खान साहब की जिम्मेदारी देखिए, बेनज़ीर भुट्टो ने अपना रास्ता खुद बनाया था, नवाज शरीफ साहब ने अपना रास्ता खुद बनाया था और अपनी इनिंग खुद खेली थी। इसी तरीके से खान साहब को अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, मुश्किलात में से निकलने के लिए कि तदबीर करनी पड़ेगी। और लीडरशिप जो होती है वो सिर्फ उलझाने का या उलझने का नाम नहीं होती। लीडरशिप जो है अपने अहदाफ मुकर्रर करती है, फिर उन्हें हासिल करके दिखाती है। इसलिए जो लीडर है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए हम और आप जो हैं वो कोई मुआवनत तो उसकी कर सकते हैं, लेकिन उसको लीड नहीं कर सकते। तो ये बात खान साहब को मद्देनज़र रखनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकेंगे तो फिर जाहिर है कि हम तो उनके लिए तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, कोई दूसरा भी कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक। और आखिरी सवाल मुनीब बताइएगा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद हैं, उधर शहजाद अकबर और मेजर आपके रिटायर्ड जो आदिल राजा, उनकी हवालगी का मामला ज़ेरे बहस है। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी तो है नहीं, इस हवाले से कोई खबर है आपके पास, या लीगली स्पीकिंग ये अभी बातों तक की बात महदूद है, या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ ठोस निकलेगा? देखिए, जो बड़ा एक तगड़ा किस्म का डॉसियर तो एक्सचेंज उन्होंने किया था विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, और वो अब शायद जोड़ने गए हैं बरतानिया में बहुत से लोगों को, अहदेदारों को, और आई थिंक वो फॉरेन सेक्रेटरी से भी मिलेंगे और इस होम ऑफिस में भी उनकी बात होगी कि आप ये अलाउ नहीं कर सकते कि आपके मुल्क के अंदर बैठकर ये इंतशार लोग बर्पा करते रहे विद एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। बट इशू ये है कि एज फार एज आई नो, शहजाद अकबर साहब की भी डुअल नेशनैलिटी है, उनके पास भी पासपोर्ट एक और मुल्क का भी है, कि यूरोपियन मुल्क का है, तो बड़ा मुश्किल होगा उनको वतन वापस लाना। जहां तक आदिल राजा की बात है, आदिल राजा तो इज इन डीप ट्रबल। वो तो आज लंदन हाई कोर्ट से भी जो फैसला आया है तो पाकिस्तानी रकम के मुताबिक और 13.5 करोड़ रुपए की पेनल्टीज डल गई हैं। तो वो तो जारी बात है, झूठ का अंजाम यही होता है। आदिल राजा को शायद की हवालगी टेक्निकली तो मुश्किल नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो तो एक डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड झूठा आदमी है, और उसने जो प्रोपेगेंडा वहां पर फैलाया है तो एंड ही इज वांटेड बाय लॉ, तो ये तो है। बाकी शहजाद अकबर साहब का तो मैं समझता हूँ कि एम्बिशन तो काफी तगड़ा है मोहसिन नकवी साहब का, बट देखिए इसके अंदर लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, इतना आसान नहीं होता इस तरह से लोगों को एक्स्ट्राडाइट करना, अनलेस के कोई बहुत ओवर द टॉप जाकर हुकूमत पाकिस्तान की या मोहसिन नकवी साहब की मदद करे। सो फिलहाल तो आई थिंक एक बड़ा अपहिल टास्क है। और आखिरी सवाल शामी साहब, अगर हालात इसी तरह ही आगे बढ़ते रहे तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा ओवर टाइम? ये कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हालात एक जगह खड़े नहीं रहते। सियासत में है जो कोई, ये तो बर्फ़ की तरह पिघलती रहती है और जमती रहती है, ये कोई लोहे की तरह नहीं होती, ना ये पहाड़ की तरह होती है।
तो बात यह है कि अब हमने देखा है बहुत से लीडर हमारे सामने नशेब व फराज से गुजरना पड़ा है उनको, और ये कहना मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का पत्ता कट चुका है। वो भी कोशिश कर रहे हैं और हालात तब्दील हो सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसके ज़रिए अपना जो है अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो मोहसिन साहब नकवी साहब जो हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे हंसी आ रही थी, मनीब साहब अभी फरमा भी रहे थे, अगर कोई आईनी अदालत जो है बरतानिया में भी कायम हो जाए तो शायद फिर यहाँ से ये फिर वो अपने परवाना लेके वापस आ जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तो वहाँ तो अदालतें मौजूद हैं, फैसले तो अदालतों को करने होंगे ना बरतानिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानी वज़ीर दाखिला तो नहीं कर सकेगा फैसला। ऐसा ही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब और मुनीफ फारूक मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, ये बात दुरुस्त है, एक तवील तरीन जंग बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी मज़ामती जंग लड़ी, लंबी मज़ामती सियासी जंग लड़ी, और फिर उन्होंने भी मसाले मुफाहमत के तहत तरीका और रास्ता अपना निकाला और जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुआहिदा भी किया। बंद गली से बाहर निकलने की सियासत में डील का वजूद कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारी सियासत में, और इसका चुनाव ना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो ने बल्कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं। मियाँ साहब 3 बार इक़्तिदार से निकाले गए, गिरफ्तार भी हुए, 27 साल कैद बामुशक्कत भी हुई, मगर फिर वही नवाज शरीफ साहब डील के ज़रिए ना सिर्फ जेल से बाहर आए बल्कि जिला वतनी भी काटी और फिर से बरसरे इक़्तिदार हुए। आज उन्हीं की साहबजादी, उन्हीं के भाई बरसरे इक़्तिदार हैं, बेटी और भाई इक़्तिदार में हैं। सियासत में डील को एक हिकमत अमली भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल एज ऑफ राइट नाउ ये इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं और उनकी ये हिकमत अमली रियासत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। एक वक्फा लेते हैं, मैं गोना बी राइट बैक। रवां साल 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जल्द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुला लिया जाएगा और फिर पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब आज IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्जा जायजों पर गौर करेगा। हुकूमती वुज़रा तवक्को कर रहे हैं कि आज IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए 37 माह के दौरानिए के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब की दूसरी किस्त और 28 माह के दौरानिए के रिजिलियंट एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत $20 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। और अगर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी दे देता है तो पाकिस्तान को अब तक मौसूल होने वाली रकम $3.3 अरब हो जाएगी। अपनी इब्तदाई जायजा रिपोर्ट में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान ने मालियाती इस्तेहकाम, अफराती ज़र में कमी और बैरूनी मालियाती ज़खायर को मजबूत करने में नुमाया पेशरफ्त की है। IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी को भी सराहा कि जिसने अफराते ज़र की तवक्कुआत को काबू में रखने में अहम किरदार अदा किया था, मगर साथ ही IMF ने पाकिस्तान को खबरदार भी किया था कि खतरात अब भी ज्यादा हैं। मुआशी मंजरनामा सैलाबी नुकसानात से मुतासर हुआ है और फंड ने इस बात पर भी जोर दिया था कि अफराते ज़र को स्टेट बैंक के हदफ के अंदर रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मुनासिब तौर पर सख्त और डेटा पर मबनी होनी चाहिए। स्टाफ लेवल रिपोर्ट के अलावा IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी करे और फिर पाकिस्तान ने देर से ही सही रिपोर्ट जारी भी की और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के निज़ाम पर चार्ज शीट साबित हुई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के रियासती इदारों में इंतजामी कमजोरियों के साथ साथ करप्शन को भी खसूसी अहमियत दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इफ्तिताह मुस्बत अंदाज में हुआ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,68,755 पॉइंट्स पर बंद हुआ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास ऐसे वक्त हो रहा है कि जब पाकिस्तान का तजारती खसारा 37% की तशवीशनाक तेजी से बढ़कर $15.47 अरब तक पहुंच चुका है, जो गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत में $11.28 अरब था। तजारती खसारे के अदाद शुमार वाज़े करते हैं कि मुल्क की मुईशत पर न सिर्फ बैरूनी अदायगियों का दबाव बढ़ रहा है बल्कि बरामदाद में भी बड़ी कमी देखी जा रही है। साथ ही मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक अवामी एतमाद और राय में भी तब्दीली आ रही है। इप्सॉस की जानिब से जारी किए गए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% पाकिस्तानी मुईशत को मजबूत समझते हैं, जबकि हर 5 में से फकत एक शहरी मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर तस्वुर करता है। सिर्फ 16% लोग फ्यूचर में यानी कि मुस्तकबिल में सरमायाकारी के लिए पुरएतमाद हैं,
सर्वे में बताया गया है कि 99% पाकिस्तानी घरेलू खरीदारी में खुद को गैर मुतमईन महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह महंगाई है। महंगाई पर अब भी अवाम की सबसे बड़ी तशवीश है। गुज़िश्ता सहमाही के मुकाबले में महंगाई से मुतल्लिक खदशात में 6% इजाफा हुआ है। इस सर्वे की टाइमिंग भी गैर मामूली अहमियत की हामिल है, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद ने गुज़िश्ता हफ्ते ही ये कहा था कि मौजूदा मुआशी नमू का मॉडल 25 करोड़ आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। और SIFC के कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद भी एतराफ़ कर चुके हैं कि मुल्क के पास कोई वाज़ेह ग्रोथ प्लान मौजूद नहीं। साथ ही ये भी अहम है कि मौजूदा ग्रोथ मॉडल पर एतराज और IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के बावजूद हुकूमती इखराजात में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। डॉन न्यूज के मुताबिक सख्त सरकारी कफायत शायरी पॉलिसी और जारहाना अंदाज में अमले की कमी के बावजूद रवा माली साल की पहली सहमाही में सिविल हुकूमत के इंतजाम के इखराजात में 13% इजाफा हुआ है। एक्सपेंडिचर्स इखराजात गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के 142 अरब 50 करोड़ रुपए से बढ़कर 161 अरब 20 करोड़ रुपए हो चुके हैं। इखराजात में इजाफा गुज़िश्ता साल 1.5 लाख से जायद असामियां खत्म करने और मुख्तलिफ वजारतें, डिविजन्स और उनके मातहत इदारों में इंजमाम और बंदिशों के जरिए राइट साइजिंग करने के बावजूद हुआ है। और अभी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक 54,000 से जायद मजीद खाली असामियां खत्म की जाएंगी। यहां आपको बताना अहम है कि माली साल 2020 की पहली सहमाही में सिविल हुकूमत के इंतजामी इखराजात तकरीबन 90 अरब रुपए थे। अब एज वी स्पीक इनमें तकरीबन 80% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम इस वक्त शदीद दबाव में है। हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है और फिर इस पॉलिसी के नतीजे में होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक और पॉलिसी बनाती है। एक दिहाई कबल मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग के खात्मे के लिए LNG मुआहदे किए। बज़ाहिर वो मुआहदे उस वक्त के लिए दुरुस्त थे, मगर साथ ही उस वक्त ये भी सवाल उठाया गया कि मुआहदे पाकिस्तान को एक ऐसे विशेष साइकिल में ट्रैप कर सकते हैं कि जिससे निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित होगा। इस सवाल के जवाब में हुकूमत का यह मानना था कि CPEC के प्रोजेक्ट्स लगेंगे, पाकिस्तान LNG प्लांट से बनने वाली बिजली उन प्रोजेक्ट्स को मुहैया करेगा और मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ और प्रोजेक्ट्स की बजाय मुल्क में बिजली वाफिर मिकदार में पैदा होना शुरू हो गई और सर्कुलर डेट का जिन पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी से रोशनी की किरणें निकालना शुरू कर गया। एक बार फिर तवराई सेक्टर का सर्कुलर डेट 2400 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और फिर मुस्लिम लीग नवाज की मौजूदा हुकूमत ने ही सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए बैंकों से 1200 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। कर्ज को ठिकाने निकालने का बंदोबस्त तो कर लिया गया, मगर सवाल तो ये पूछा जाए कि अब उन LNG कार्गोज का क्या करेंगे कि जो सालाना पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका हल गुज़िश्ता रोज वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया है कि पाकिस्तान 1 जनवरी से इजाफी LNG बैनुल-अक़वामी मंडियों में बेचना शुरू कर देगा और इसकी वजह मुल्क में तवानाई की पैदावार के लिए ईंधन के इस्तेमाल में कमी है। 1 जनवरी से जो हमारे पास ये वाफिर ईंधन मौजूद था उसको बैनुल-अक़वामी मार्केटों में बेच के हम अपना ये बोझ हल्का करेंगे और ये जो 1000 अरब का नुकसान हुआ है आज तक, इसका कम से कम आगे इसका बढ़ावा रोक देंगे। अली परवेज मलिक के ऐलान के अलावा ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने 2027 तक 45 LNG कार्गोज की खरीदारी मंसूख कर दी है। दुनिया न्यूज के मुताबिक कतर से 24 और इटली से 21 कार्गोज नहीं खरीदी जाएंगी। इस वक्त नाजरीन PSO और कतर की कंपनी के दरमियान माहाना 9 LNG कार्गोज दरामद का मुआहिदा है, यानी कि सालाना 108 कार्गोज। और इटली की कंपनी ENI से सालाना 12 कार्गोज खरीदने का पाकिस्तान इस वक्त पाबंद है। पाकिस्तान गुज़िश्ता माही 2025 से 2027 के दरमियान ENI से खरीदे जाने वाले 32 कार्गोज पहले ही डाइवर्ट कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन शदीद प्रेशर और दबाव में है। पाइपलाइन जो कि ज्यादा से ज्यादा 5 बिलियन क्यूबिक फुट का दबाव बर्दाश्त कर सकती है, मगर इस वक्त दबाव 5.21 बिलियन क्यूबिक फुट का है। माहिरीन के मुताबिक अगर दबाव इसी तरह बरकरार रहा तो गैस पाइपलाइन फट जाएगी, जिससे इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी। दूसरी जानिब
अगर पाकिस्तान कार्गोज डाइवर्ट करता है तो कतर से किए गए मुआहदे के तहत पाकिस्तान को वाज़े नुकसान होगा। कतर से किए गए मुआहदे के मुताबिक अगर पाकिस्तान कतर से कार्गोज को डाइवर्ट करता है, कार्गोज बैनुल-अक़वामी मार्केट में बेचे जाते हैं और फिर अगर इन पे मुनाफा होता है तो वो मुनाफा कतर अपने पास रखेगा और पाकिस्तान को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मगर अगर नुकसान हुआ, यानी कि पाकिस्तान से तयशुदा रेट से कम में बैनुल-अक़वामी मार्केट में कार्गोज बिके तो पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ साल कबल तक नाजरीन, गैस की कमी और बिजली की लोड शेडिंग के पेश नज़र जो LNG हमारी ज़रूरत थी वो अब वबाले जान बन चुकी है। इस वक्त बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है और पाकिस्तान LNG कार्गोज की अदायगियाँ तो कर रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा क्योंकि LNG और पावर प्लांट्स जिस मकसद यानी कि कारखानों को मुहैया करने और फिर मुआशी तरक्की के लिए लगाए गए थे, वो मकसद पूरा ही नहीं हो सका। इंडस्ट्री बंद हो रही है, मुल्क में खपत भी कम हो रही है। सवाल तो ये है कि क्या 2015 की LNG कार्गोज खरीदने की पॉलिसी गलत थी या फिर अब इन कार्गोज को बेचने की पॉलिसी गलत है? बिकॉज बोथ कांट बी द सेम। दोनों ठीक नहीं हो सकते। बट वी सीम टू बी इन अ विशियस साइकिल ऑफ बैड पॉलिसीज एंड जीरो ओनरशिप। वक्फा लेते हैं, वी गोना बी राइट बैक। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6 दिन पहले 2 जवान बच्चियों को गाड़ी के नीचे कुचलकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले मुलजिम को मुतासरा खानदान ने माफ भी कर दिया है। 2 खवातीन को कत्ल करने का ये केस सिर्फ 5 दिन में अपने अंजाम को पहुंच चुका। संगीन तरीन इस केस में मगर जाए वक़्वा की ना CCTV फुटेज बरामद की गई, ना अदालत ने इसकी जरूरत महसूस की, ना किसी ऐनी शाहिद का बयान रिकॉर्ड हुआ, ना ट्रैफिक पुलिस ने बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज किया, ना ही अंडर एज ड्राइवर को ज़ेरे अताब लाया गया, ना वो वीडियो जो है तलाश की गई कि जो इस वाक़े से पहले कम उम्र ड्राइवर अबू ज़र बना रहा था, ना ही ये पता चल सका कि गाड़ी में उसके साथ और कौन सवार था, ना सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई एहतजाज सामने आया, ना ही वकला ने कातिल कातिल के नारे लगाए और ना ही वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत की गई, ना ही दुख में बराबर के शरीक हैं जैसे रस्मी अल्फाज अदा हुए। हफ्ते को जब जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में 16 साला मुलजिम अबू ज़र को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया तो नाजरीन दीगर मुलजमान की तरह नहीं बल्कि खास मुलजिमों की तरह इसके चेहरे को बाज़ाब्ता तौर पर ढांप कर अदालत में लाया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान समरीन हुसैन के भाई और वालदा और ताबिंदा बतूल के वालिद का बयान रिकॉर्ड करवाया गया। अदालत में उस वक्त बड़ी हैरान कुन सूरत हाल देखने में आई कि जब मुतासरा खानदान की तरफ से मुलजिम को माफ करने का बयान रिकॉर्ड करवाया गया और अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अदालती कार्रवाई से पहले ही मुतासरा खानदानों और मुलजिम के खानदान के दरमियान मामला तय पा चुके थे और इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा कर ली गई। लेकिन इससे पहले ऑन द रिकॉर्ड समरीन हुसैन के भाई अदनान तजम्मुल ने मीडिया से गुफ्तगू में पुलिस की तहकीकात पर शदीद रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था और यह भी कहा था कि पुलिस ने FIR में उनके मुतालबे के बावजूद मुलजिम और उसके वालिद के नाम को शामिल नहीं किया। पुलिस ने जाए वक़्वा से वक्फे की निशानात भी खत्म कर दिए और CCTV फुटेज भी अदालत को फराहम नहीं की गई। इसी तरह ताबिंदा का खानदान भी अपनी बेटी के कत्ल पर इंसाफ का तलबगार था और बार बार ये कह रहा था कि इंसाफ लेकर रहेंगे। पुलिस ने FIR में तेज रफ्तारी और लापरवाह ड्राइविंग करने की दफा 279, गैर इरादी कत्ल की दफा 322 और नुकसान पहुंचाने की नीयत से शरारत की दफा 447 शामिल की। पर्चा रिमांड में यह कहा गया कि ड्राइवर अबू ज़र कम उम्र है, अंडर एज ड्राइवर। मुलजिम की तारीख पैदाइश जुलाई 2009 बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक 16 साल अबू ज़र के पास ना तो शनाख्ती कार्ड था ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन उसे गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दी गई। मकतूला समरीन हो और ताबिंदा की दर्ज FIR में भी गैर इरादी कत्ल की दफा 322 शामिल थी। ये बुनियादी तौर पर कत्ल खता की दफा है नाजरीन और इस दफा के तहत दर्ज मुकदमा कसास नहीं बल्कि दियत का केस बनता है और इसकी सजा भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक, मुलजिम हुकूमत पाकिस्तान की तय करदा दियत की रकम अदा करके बरी हो जाए और दूसरी, अगर मुलजिम के पास लाइसेंस ना हो और रश ड्राइविंग का मुर्तकिब हो रहा हो तो अदालत उसे चंद माह से लेकर 7 से 10 साल तक कैद की सजा भी सुना सकती है। बिलफर्ज ये मान भी लिया जाए कि मुतासरा खानदानों ने बगैर किसी दबाव या प्रेशर के मुलजिम को माफ कर दिया है। इट इज देयर राइट, दियत इज अ पार्ट ऑफ लॉ।
और मुलजिम को जमानत और रिहाई मिल गई है, लेकिन मुलजिम को बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने के मुकदमे में या फिर अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से छूट कैसे मिल गई है? नोबडी इज विलिंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। जबकि मुलजिम ने रश ड्राइविंग से एक नहीं 2 कीमती जानें ली हैं। सवाल यह है कि अगर इन दोनों कत्ल होने वाली जवान लड़कियों का ताल्लुक किसी तगड़े इन्फ्लुएंशियल बासर खानदान से होता तो क्या फिर भी 16 साल मुलजिम 5वें दिन ही माफी के नाम पर कानून से बच निकलता? यकीनन कभी नहीं। बस कानून और इंसाफ का यही वो मेयार है कि जिसकी वजह से आज माफी के बावजूद इस केस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इजाजत दीजिए। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।